अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड का पेपर नंबर 2 सीआरपीसी के हवाले से, यानी हमने पीपीसी जो पार्ट 1 में पढ़ा था, जिसमें ऑफेंसेस का जिक्र था और उनकी पनिशमेंट का जिक्र था। अब वो ऑफेंसेस और पनिशमेंट को कैसे डील किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सज़ाएं कैसे इन्फ्लिक्ट की जाएंगी। सज़ा की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, सज़ा की पनिशमेंट में हमने पढ़ ली थी। अब ये सज़ाएं इम्पोज कैसे की जाएंगी, नाफिज कैसे की जाएंगी। यानी अगर मजिस्ट्रेट के पास तरीक़ेकार है तो ट्रायल का वो क्या होगा, इंक्वायरी कैसी होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, और सेशन जज के पास ट्रायल कैसे होगा, हाई कोर्ट का तरीक़ेकार क्या है, एक अगर ल्यूनेटिक है उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, माइनर है उसके लिए क्या कानून कहता है, वुमेन है उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, ये सारी चीज़ें। और सज़ाए मौत के कैदी हैं उनका क्या, किस तरह उनका ट्रायल होगा, ये सारी इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे प्रोसीजर के हवाले से। तो ये आपका जो पेपर है ये 2 पोर्शंस पे ही कंसिस्ट करता है। पहला पोर्शन सीआरपीसी में से होगा, जिसमें से 6 या 7 सवाल दिए हुए होंगे, जिसमें से 4 अटैम्प्ट करने होंगे। कंपल्सरी क्वेश्चन का सीन भी हो सकता है जो 20 मार्क्स में चंद डेफिनेशंस होंगी। तो फिर उसी तरह आपने उसको लिखना है, जिस तरह मैंने बीआर एक्ट का आपको तरीक़ेकार बताया था, उसी तरह उसको फॉलो करना है। और बाकी जो है कलेक्टिवली तौर पे सीआरपीसी में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में से करना होगा। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के आपके इसमें सिलेबस में 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि बड़े कम हैं। आपने ये 8 के 8 ही कर लेने, इसमें से कोई सिलेक्शन नहीं करनी। हो सकता है एक क्वेश्चन इस तरह का है जो आपको ना आता हो, तो दूसरा क्वेश्चन कम अज़ कम आता हो। ये 8 के सवाल कर लेने हैं आपने, और अच्छे तरीके से कर लेने हैं, कॉन्सेप्चुअल कर लेने हैं। लास्ट टाइम जो पेपर था उसके अंदर एक चीज़ मेरे सामने आई, वो ये कि बड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर बना हुआ था, टेक्निकल सा बना हुआ था, चीज़ें यही पूछी गई थी लेकिन तरीक़ेकार ज़रा डिफरेंट था। तो अगर इसको याद करने के साथ साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर कर लेंगे तो पेपर वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ें, फिर एक दफ़ा सुन लें। एक दो दफ़ा सुनने के बाद जब बुक आप उठाएंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेटर आप फील करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल जो है वो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ मैं आपको मटेरियल जो है वो अपनी आवाज़ की सूरत में दे देता हूँ। बाकी बुक्स आपके पास हैं, उनको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल देखें, उन्हें क्रैम करने की हरगिज़ कोशिश ना करें। क्रैम क्या हुआ भूल जाता है। बीआर एक्ट आपके पास होंगे। बीआर एक्ट होते इसलिए है कि आप वहाँ से अपनी मेमोरी को जो है वो फ्रेश कर सकते हैं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट है इसमें पहला क्वेश्चन। हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को पहले शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये कंपैरेटिवली एक छोटा पोर्शन है, ये हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीआरपीसी पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मेडिकल लीगल रिपोर्ट के हवाले से कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट क्या होती है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि एक मेडिकल ऑफिसर तैयार करता है, पुलिस ऑफिसर के कहने पे या मजिस्ट्रेट के कहने पे। और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि चीज़ें ओपन हो जाएं, स्क्रूटनाइज हो जाएं, और जो अपोजिंग काउंसिल है वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी उसके पास एक ग्राउंड्स आ जाएं। ये मेडिको लीगल रिपोर्ट किसी भी तरह की हो सकती है। पोस्टमार्टम जहन में ना लाइएगा, पोस्टमार्टम आगे क्वेश्चन है। पोस्टमार्टम तो होता है सिर्फ डेड बॉडी का, यानी आफ्टर डेथ जो एक एग्जामिनेशन होती है कॉज ऑफ डेथ क्लियर करने के लिए, सर्टेन करने के लिए, वो पोस्टमार्टम होती है। ये मेडिको लीगल रिपोर्ट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंजरी रिपोर्ट भी हो सकती है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सूरत में भी हो सकती है, ये एज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, ये डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकती है, या सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल फिटनेस के हवाले से भी अगर डॉक्टर की राय चाहिए हो तो वो भी ये हो सकती है। इसी तरह ये जो रिपोर्ट तैयार होती है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इसके अंदर 2 चीज़ें सामने रखी जाती हैं। एक तो फैक्ट्स जो डॉक्टर ने देखे वहाँ पे वो फैक्ट सामने रखेगा, और दूसरा वो ओपिनियन जो उसने उन फैक्ट्स की बुनियाद पे ऑब्टेन की होती है वो उसको ड्रॉ कर लेता है, और इसी की बुनियाद पे फिर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और चीज़ों को असरटेन किया जाता है। कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूरी हैं।
इनको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि फैक्ट्स जो है वो अपनी ज़ाती राय नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। उसके अंदर बायसनेस का मुजाहरा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, हकाइक की बुनियाद पे, बी प्रैक्टिकल। और दूसरा, द रिपोर्ट मस्ट सिंपल एंड ब्रीफ, वो इतनी आसान हो, उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ ना हो कि अगर एक आम इंसान भी पढ़े जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, इंग्लिश समझ सकता है, बोल सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वो भी अगर उसे पढ़े तो उसे समझ आ जाए, उसमें से टेक्निकल वर्ड और जो मेडिकल के जॉर्गन्स हैं उनको इस्तेमाल ना करें। दूसरा, उसमें एहतियात करें कि जब वो मेडिकल रिपोर्ट बनाए तो उसके अंदर जगह का नाम लिखें, कहाँ बनाया जा रहा है, किस जगह बनाया जा रहा है, और किस डेट को बनाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट रिटन फॉर्म में होती है और इसके ऊपर मेडिकल ऑफिसर के साइन भी होते हैं और उसकी स्टैंप भी लगी होती है, और बॉडी के 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क भी उसके अंदर शामिल होते हैं। जो कपड़े पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं, उनका भी जिक्र उसमें आ जाता है, उसकी शुबाहत भी आ जाती है, चेहरे की कंप्लेक्शन आ जाते हैं। फिर इसी तरह जो इंजरीज़ का अगर केस है तो उसमें इंजरीज़ का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि वो सिंपल नेचर की थी, ग्रीवियस नेचर की थी, या डेंजरस किस्म की थी। अगर वो इस तरह का है कि इंजरी रिपोर्ट बनानी है, पार्टीज़ की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर गुत्थम गुत्था हो गए, मारा पीटा, वो मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर उसकी नोयत को भी वो जिक्र करते हैं कि ये सिंपल नोयत की थी, ग्रेवियस थी या डेंजरस थी। और कॉज ऑफ डेथ का है तो उसमें, यानी अगर पोस्टमार्टम है तो फिर कॉज ऑफ डेथ का भी जिक्र करना उसमें ज़रूरी होगा। वो अप्रॉक्सीमेट टाइम भी उसमें लिखेंगे कि कब इसकी डेथ हुई थी, वो टाइम भी उसमें मेंशन कर देंगे। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्यूएसओ के हवाले से जो डॉक्टर की राय है वो रेलेवेंट होती है। सेक्शन 61 जब हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये एक करॉबोरेशन की हैसियत रखती है, यानी अगर हालात व वाक़यात डॉक्टर की राय से इत्तफाक कर जाएँ तो ये बड़ी वैलिड हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी, कि एक डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है। जब वो बाज़ वो पूरी डेड बॉडी होती है, बाज़ जिस बम धमाके होते हैं या कोई मसला होता है इस तरह का, तो फ्रैगमेंट्री की सूरत में रह जाते हैं, यानी कुछ हिस्से रह जाते हैं, जिस्म के कोई टुकड़े रह जाते हैं, तो उन टुकड़ों से भी जो है ना उसको मालूम किया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस सूरत में बनाई जाती है जब कोई फूल प्ले हुआ हो, यानी कोई शक हो कि इसको फलां बंदे ने मारा है, कोई इस तरह का अगर सीन हो, या कोई डिकम्पोज्ड बॉडीज़ आ जाती हैं, कोई जहर वो किया गया है, जैसे तेज़ाब वगैरह, तेज़ाब गर्दी के केसेस होते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है, या एक्सप्लोजन होता है, कोई धमाका, या कोई फायर, आग लग जाती है, तो या कोई ऐसी बॉडी मिलती है जिसकी कोई शनाख्त नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी उनके पोस्टमार्टम बनाए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते हुए जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें पहली चीज़ है उसकी ये कि किस इलाके से, किस नस्ल का बंदा है। तो नस्ल का जो अंदाज़ा होता है कि ये कौन सी नस्ल का बंदा है, तो वो पता लगता है उसके कपड़ों से, उसके कंप्लेक्शन से, उसके बालों से, उसके आँखों से और उसके होंठों से। ये वो चीज़ें होती हैं जिससे उसका अंदाज़ा हो जाता है, या जो खोपड़ी का साइज़ है उससे भी पता लग जाता है कि ये जो है किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। हर इलाके के लोगों की ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बालों का कलर, आँखों का कलर, आँखों का अंदाज़, और होंठों का जो बनावट है, और कपड़े पहनने भी हर इलाके के अपने अपने होते हैं। इसी तरह कंप्लेक्शन जो है वो भी हर इलाके का डिफरेंट होता है। दूसरी चीज़ होती है उसकी जिन्स के हवाले से, कि वो कौन सी जिन्स रखता है, मर्द है, औरत है। और तीसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो एज होती है, वो दांतों वगैरह के ज़रिए, हड्डियों के ज़रिए मालूम की जा सकती है। इसी तरह जो कंप्लेक्शन है वो भी देखे जाएंगे, उसके बाल भी देखे जाएंगे, और फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स अगर नहीं आ रहे तो फिर इंक के ज़रिए नहीं आ रहे तो अल्कोहलिक के ज़रिए उसके बल्ब के ऊपर लगा के, हाथों की उंगलियों के आगे जो बल्ब होते हैं उनको यानी उसके ज़रिए, इंक के ज़रिए उनके वो ले लिए जाते हैं, और फिर मैग्नीफाइंग लेंस के ज़रिए उनको चेक कर लिया जाता है।
ऑक्यूपेशन मार्क भी होते हैं, जो इंसान का पेशा होता है वो भी उसकी बॉडी से ज़ाहिर हो जाता है, दांतों के ज़रिए उसका पता लग जाता है, लिप्स के ज़रिए पता लग जाता है। हाथ अगर पेन चलाने वाला बंदा है तो उसके ये जो पेन पकड़ने वाली दो फिंगर हैं, या फिंगर और थंब है, ये इनके बल्ब जो है वो उसके बता देते हैं कि ये पेन पकड़ने वाला, काम करने वाला बंदा है। इसी तरह जो बंदा सिलाई करता है उसके दांतों के दरमियान जो है वो धागे के निशान बने होते हैं, धागा बार बार दांतों से तोड़ने से। ये सारी चीज़ें उसके अंदर बड़ी बारीक बीनी के साथ मेंशन की जाती हैं, और इस तरह ये मेडिकल रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट वास्ट कंसेप्ट है और उसका एक हिस्सा है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तैयार की जाती है।